द आर्ट ऑफ वॉर नामक पुस्तक के पहले ही पेज पर लिखा हुआ है, यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी, क्योंकि मोहब्बत, जंग और व्यापार में सब कुछ जायज़ है। न तो बात होगी मोहब्बत की, न ही व्यापार की। आज हम बात करेंगे जंग की, युद्ध की। और युद्ध के लिए सरहद का होना बेहद जरूरी है। दुनिया में हजारों सरहदें हैं जिसके दोनों तरफ लोग रहते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे, जिनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और इन इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सख्त जरूरत होती है संसाधनों की, यानी कि जल, जंगल, जमीन की। फिर यहाँ से शुरू होता है जल, जंगल, जमीन को हड़पने के लिए संघर्ष। धीरे धीरे संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं और एक दिन यह भयावह युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह के हमने हजारों युद्धों को सामना किया है, दो दो बड़े विश्व युद्धों को झेला है, शीत युद्ध को भी। और जब शीत युद्ध के दौरान दो दबंग अमेरिका और सोवियत संघ दादागिरी कर रहे थे, तब दुनिया के 4-5 देश, जिनका विश्व पटल पर कुछ वर्ष पहले जन्म ही हुआ था, भौकाल मचाने के लिए उतारू थे। हम बात कर रहे हैं भारत, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, घाना और मिस्र की। नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दुनिया में अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हुआ है। कितनी बार? 2 बार। एक बार और कह रहा हूं, दुनिया में अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हुआ है। कितनी बार विश्व युद्ध हुआ है? 2 बार। जब पहले बार विश्व युद्ध हुआ तो उसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक। जब दूसरी बार विश्व युद्ध हुआ उसको द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1939 से 1945 तक हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो दुनिया में दो बार विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जहां एक तरफ मुख्य रूप से सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका था, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान था। यानी कि ये 4 देश एक तरफ था और ये 3 एक तरफ था, और दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा गया। और क्रिकेट में क्या होता है, 11 प्लेयर को मिला करके, यानी कि 11 प्लेयर को मिला के एक टीम बनाया जाता है। 11 खिलाड़ी को मिला करके एक टीम बनाया जाता है और फिर उसके बाद उस टीम का नामकरण भी तो किया जाता है ना, नाम लिखा जाता है, नाम दिया जाता है, जैसे दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग वगैरह वगैरह। बिल्कुल उसी तरीके से सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इनके सहयोगी देशों ने मिलकर एक गुट बनाया, एक टीम बनाया, और इस टीम को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। किस नाम से? मित्र राष्ट्र से। जर्मनी, इटली, जापान और इनके सहयोगी देशों ने भी एक टीम बनाया और इसके टीम को धोरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। किस नाम से? धोरी राष्ट्र से। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो किन 2 टीमों के बीच में लड़ा गया या किन 2 गुटों के बीच में लड़ा गया? तो पहला गुट है मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट है धोरी राष्ट्र, यानी कि मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो मित्र राष्ट्र के इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम बताइए। सोवियत संघ,
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। धोरी राष्ट्र के इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम बताइए। जर्मनी, इटली और जापान। सबसे पहले मित्र राष्ट्र इटली को अपने लपेटे में लेता है। किसको? इटली को। इटली को बढ़िया से कूटता है, पीटता है, सीधा करता है और अपने में मिला लेता है, यानी कि इस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद जर्मनी को धूल चटाते हैं, इसको बढ़िया से धोता है, बढ़िया जगह धुलाई करता है, बढ़िया से धुलाई करता है, इतनी बढ़िया से धुलाई करता है। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जब धुलाई हो जाती है इनकी, उसके बाद इसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो जर्मनी भी इनके कब्जे में आ जाता है इटली के बाद। उसके बाद बारी आती है जापान की, और जापान को अमेरिका अकेले ही देखता है। अमेरिका जापान पर लगातार दो धड़ाधड़ 2 बम गिरा देता है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, परमाणु बम, एटम बम गिरा देता है जापान पे, जिससे जापान में हाहाकार मच जाता है, तबाह हो जाता है जापान, कमज़ोर होने लगता है। फिर बोलता है जापान, माई बाप बहुत हो गया, रहने दो, इतना काफ़ी है। उसके बाद जापान भी हाथ खड़े कर देता है, यानी कि हार मान जाता है। और जापान के हार मानने के साथ ही धोरी राष्ट्र की भी हार हो जाती है, और मित्र राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र में से कौन जीतता है युद्ध? तो मित्र राष्ट्र जीतता है। जीते हुए देश का नाम बताइए। सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन हारता है? तो धोरी राष्ट्र। धोरी राष्ट्र के हारे हुए देश का नाम बताइए। तो जर्मनी, इटली और जापान। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। जापान पर परमाणु बम गिराना। क्योंकि जब जापान पे अमेरिका परमाणु बम गिराता है तो जापान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए जो अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, वो अमेरिका का विरोध करते हैं, तो कुछ समर्थन भी करते हैं। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अमेरिका अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। कौन से शहर पर? हिरोशिमा शहर पर और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया। कौन गिराया? अमेरिका गिराया। कब गिराया? अगस्त 1945। डेट याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो अमेरिका अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये रहा जापान का मैप, और जापान का एक शहर ये रहा हिरोशिमा, और एक शहर यहाँ पर है नागासाकी। अमेरिका जो होता है वो पहला बम हिरोशिमा पर गिराता है और दूसरा बम नागासाकी पर गिराता है। और कब गिराता है? अगस्त 1945 को। उसके बाद है हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैट मैन था। हिरोशिमा पर जो बम गिराता है वो छोटा होता है, इसलिए इसका नाम लिटिल बॉय रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लिटिल बॉय इसके नाम। नागासाकी पर जो बम गिराता है वो बड़ा होता है, इसलिए इनका नाम फैट मैन रखा जाता है, यानी कि मोटा आदमी। अब इनका विरोध भी करते हैं कई लोग अमेरिका को। तो विरोध में क्या कहते हैं लोग कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, इसलिए परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए था। क्योंकि इटली हार मान चुका था, जर्मनी हार मान चुका था। तो ये लोग कह रहे हैं कि जापान भी कुछ दिन में हार मान ही जाता, वो आत्मसमर्पण कर ही देता। तो ऐसे में इस पर बम गिराना गलत है। दूसरा, अमेरिका साबित करना चाहता था कि वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। इनके विरोधी कहते हैं कि ये युद्ध को बंद करने के लिए नहीं, ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमारे पास कितनी ताकत है। वो ये भी दिखाना चाहता था कि मैं किसी को भी चाहूँ तो तबाह कर सकता हूँ, इसलिए इन्होंने बम गिराया, इसलिए इनका विरोध हुआ। समर्थन में भी बहुत सारे लोग आए। समर्थन में क्या कहता है? युद्ध को समाप्त करने के लिए बम गिराना जरूरी था।
अमेरिका को समर्थन करते हुए लोग कहते हैं या देश कहते हैं कि अगर बम नहीं गिराता तो युद्ध समाप्त नहीं होता, इसलिए बम गिराया वो ठीक किया। सेकेंड पॉइंट है, आगे होने वाली हानि को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था। इनका कहना है कि अगर बम नहीं गिराता तो युद्ध नहीं समाप्त होता, जब युद्ध नहीं समाप्त होता तो युद्ध लंबा खिंचता, जब युद्ध लंबा खिंचता तो क्या होता, अधिक धन हानि होती, जन हानि होती। तो इन्होंने बम गिरा के युद्ध को बंद किया, सही किया, आगे होने वाली जन हानि को, धन हानि को रोका। तो ये थे जापान पर परमाणु बम गिराए। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। जर्मनी पर कब्जा, हमने इनका भी चर्चा किए ही थे कुछ मिनट पहले, तो देख लेते हैं जर्मनी पर कब्जा। ये जो विश्व युद्ध होता है वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में होता है। मित्र राष्ट्र इसमें विजय होता है और धुरी राष्ट्र इसमें हार जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र, जनरली होता ये है कि जो देश युद्ध जीतता है वो हारे हुए देश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसलिए मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के सबसे बड़ी मछली जर्मनी को पकड़ा और जर्मनी को पकड़ के सबसे पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और 4 पार्ट में डिवाइड करके ये चारों देश आपस में बांट लिया। पहला पार्ट, ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है, पहला पार्ट ये सोवियत संघ को दिया गया। ग्रीन कलर वाला पार्ट ब्रिटेन को दिया गया, ब्लू कलर वाला पार्ट फ्रांस को दिया गया और बाकी जो ये वाला पार्ट बच गया चौथा, वो अमेरिका को दिया गया। अभी तक हमने देखा कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक ही गुट में शामिल है, एक ही टीम में शामिल है और ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी है। क्या है? सहयोगी है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये दोनों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। जब कट्टर दुश्मन हो जाते हैं तो बेचारे इनके सामने प्रश्न आ जाता है कि मैं किसके तरफ जाऊं। तो अंत में ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट करता है। किनको सपोर्ट करता है? अमेरिका को। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मिलकर एक देश बनाता है। यानी कि ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ग्रीन, ब्लू और ये वाला पार्ट, इन तीनों को मिला करके एक देश बना लेता है और इस देश को पश्चिमी जर्मनी कहा जाता है। बाकी बच गया रेड कलर वाला पार्ट जो सोवियत संघ को ऑलरेडी दिया गया था और सोवियत संघ बेचारा अलग था, तो इसलिए उन्होंने एक अलग देश बनाया और इसका नाम दिया गया पूर्वी जर्मनी। एक का नाम पश्चिमी जर्मनी, एक का नाम पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का कब्जा था, वही पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड करके ये चारों देश आपस में बांट लिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बर्लिन। इस मैप में आपको व्हाइट कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है बर्लिन, इसका राजधानी। और इस मैप में आपको येलो कलर वाला जो पार्ट दिख रहा होगा ये है बर्लिन। और बर्लिन को अगर जूम करेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो बर्लिन को जिस तरीके से जर्मनी के मैप को यानी कि जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उस 4 पार्ट को ये चारों देश आपस में बांट लेते हैं। फाइनली ये जो ब्लू कलर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इनका नाम दिया गया पूर्वी बर्लिन, जो पश्चिमी बर्लिन, माफ कीजिएगा, ब्लू कलर वाला पार्ट को पश्चिमी बर्लिन कहा गया, जो पश्चिमी जर्मनी का राजधानी बना और इस पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का कब्जा था। बाकी जो बच गया रेड कलर वाला पार्ट, उस पर उनको कहा गया पूर्वी बर्लिन, जो पूर्वी जर्मनी का राजधानी था और ये सोवियत संघ के कब्जे में था। उम्मीद है ये बातें आप सबको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।